वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 14 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। दरअसल साल 1889 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैश्विक स्तर पर जोखिम समझ और आपदा न्यूनीकरण को बढ़ावा देने की पहली बार अपील की गई थी। इसके बाद जापान के सेंडाई में आयोजित की गई तीसरे विश्व सम्मेलन ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को नीति एवं साथ ही कार्यक्रमों में ध्यान देने की दिशा को मजबूती मिली इस सम्मेलन के बाद। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है, आपदाओं को वित्त न दें बल्कि लचीलापन को निधि दें। और इसका मुख्य उद्देश्य है आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देने की बजाय तैयारियां करना, मतलब कि जोखिम को कम करना, साथ ही मजबूत संरचनाएं बनाना और आपदा से पूर्व तैयारी को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 अक्टूबर। अगला सवाल है, हाल ही में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वैश्विक वन्य जीव मेला 2025। तो दरअसल वैश्विक वन्य जीव मेला का आयोजन हर 2 सालों पे किया जाता है और साल 2025 में इसका आयोजन 10 से 12 अक्टूबर तक किया गया है। कहाँ? तो नई दिल्ली में। और यह पहला मौका था जबकि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन एशियन इको टूरिज्म नेटवर्क, साथ ही वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसके अलावा विभिन्न स्थानीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। इसका विषय था संरक्षण के लिए यात्रा करें, यात्रा से संरक्षण करें। इसका मुख्य उद्देश्य था वन्य जीव संरक्षण, साथ ही पारिस्थितिकी पर्यटन और सतत विकास को बढ़ावा देना, साथ ही स्थानीय समुदायों को आजीविका के नए अवसर प्रदान करना। इसके अलावा देशों, संगठनों और साथ ही निवेशकों को एक मंच प्रदान करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025। तो दरअसल इसका आयोजन 7 से 9 अक्टूबर तक किया गया था। इसे हमें पिछले वीक में पढ़ लेना चाहिए था बट नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं। तो दरअसल इसका आयोजन मुंबई में किया गया था और इसका आयोजन पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साथ ही फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसका विषय था एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त करना, AI द्वारा संचालित। और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री और साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। अब ग्लोबल फिनटेक फेस्ट तो दरअसल यह एक वार्षिक सम्मेलन है। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान, साथ ही नवाचार और समावेशन जैसे विषयों पर संवाद, साझेदारी और बातचीत को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की गई है? तो दरअसल हाल ही में स्पाइस रूट नामक पहल की शुरुआत केरल में की गई है और केरल ऐतिहासिक तौर पे दरअसल मसालों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध है। केरल राज्य पर्यटन विभाग और साथ ही यूनेस्को के बीच दरअसल हाल ही में एक समझौता हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना और इस समझौते के तहत ऐतिहासिक क्षेत्रों, मसाला व्यापार से जुड़े पुराने बंदरगाहों, साथ ही व्यापारिक मार्गों, संग्रहालयों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें विकसित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 एकता मार्च अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो सरदार @150 एकता मार्च अभियान तो दरअसल हाल ही में नई दिल्ली में मनसुख मंडाविया द्वारा इसे शुरू किया गया है। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसे शुरू किया गया है और इस अभियान को 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला है डिजिटल, अगला है जिला स्तरीय पद यात्राएं, फिर तीसरा है राष्ट्रीय पद यात्रा। इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता, साथ ही युवा भागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में मुंबई वन नामक भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मुंबई वन एप्लीकेशन, तो दरअसल इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। दरअसल यह देश का पहला इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत मोबिलिटी एप्लीकेशन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है मुंबई महानगर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, जैसे कि मेट्रो, लोकल रेल और बस सेवाएं इनमें शामिल हैं, ताकि यात्रियों को अलग अलग टिकट खरीदने की जरूरत न हो। इस एप्लीकेशन के माध्यम से सिंगल QR कोड टिकट की सुविधा दी जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है, हाल ही में टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो दरअसल हाल ही में यशस्वी जायसवाल को टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं। साल 2023 में जून महीने में टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने पदार्पण किया था, जो कि 209 रन बनाए थे पहले टेस्ट मैच में और इंग्लैंड के खिलाफ। और इनका रिकॉर्ड क्या है? तो 23 वर्ष से पहले एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। अब क्या है टाइम 100 नेक्स्ट सूची? तो दरअसल यह टाइम पत्रिका द्वारा हर साल इस सूची का प्रकाशन किया जाता है और इस सूची में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के सदस्य हैं एलिस्टन बैरी, जो कि डिजिटल उत्पीड़न के खिलाफ काम के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। अब टाइम पत्रिका क्या है? तो दरअसल यह अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका है और इसकी स्थापना साल 1923 में की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशस्वी जायसवाल। अगला सवाल है, भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दरअसल भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चिड़ियाघर बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कर्नाटका के बेंगलोर में है, इसे बनाया जाएगा। मतलब कि चिड़ियाघर की सभी बिजली वाली जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी की जाएंगी। चिड़ियाघर में 1 मेगावाट क्षमता वाली सोलर प्लांट स्थापित की जाएगी। इस परियोजना का संचालन कर्नाटका सरकार के वन विभाग द्वारा किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025, तो दरअसल यह नोबेल पुरस्कार का हिस्सा है। तो अब नोबेल पुरस्कार यह है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए 3 अर्थशास्त्रियों को चुना गया है। ये 3 कौन से हैं अर्थशास्त्री? तो पहले हैं जोएल मोकेर, जो कि नीदरलैंड्स के हैं और इन्हें यह सम्मान नवाचार संचालित आर्थिक विकास पे शोध के लिए दिया जाएगा। अब यह है क्या, इसे हम थोड़े शब्दों में समझेंगे। तो दरअसल यह शोध यह बताता है कि आर्थिक विकास केवल प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और साथ ही इसके लिए संस्थागत कारक भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य 2 कौन से हैं? तो पहले हैं फिलिप मारियो एगियोन, जो कि फ्रांस के हैं और अगले हैं पीटर विल्किंसन होविट, जो कि कनाडा के हैं। इन दोनों को अ मॉडल ऑफ ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मॉडल के लिए संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अब यह है क्या, इसे हम थोड़े शब्दों में समझेंगे। तो दरअसल इन दोनों ने यह मॉडल साल 1992 में दिया था। तो यह मॉडल है क्या? तो दरअसल यह दर्शाता है कि नवाचार से केवल नए उत्पाद ही नहीं आते हैं, बल्कि पुरानी तकनीकों एवं साथ ही उत्पादों को अप्रचलित भी यह कर देता है। इसका मतलब यह कि यदि नवाचार की गति तेज होगी तो पहले किए गए निवेश अप्रचलित भी हो सकते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो दरअसल अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी साल 1968 में, जबकि पहली बार यह अवार्ड दिया गया था साल 1969 में। तो अब नोबेल पुरस्कार यह है क्या? तो
तो दरअसल 24 जून साल 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अब अल्फ्रेड नोबेल तो दरअसल यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे और डायनामाइट के आविष्कारक भी। जबकि पहली बार यह अवार्ड दिया गया साल 1901 में किसे, तो रेड क्रॉस के संस्थापक जियां हैरी डुनांत और साथ ही फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पे सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। इसका मतलब जिस साल जिस क्षेत्र के लिए जो भी विजेता चुने जाते हैं, सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को सम्मानित किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पे। अक्टूबर के पहले वीक में सिर्फ इन विजेताओं की घोषणा की जाती है और यह अवार्ड 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो पहला है शांति, दूसरा साहित्य, तीसरा भौतिकी, चौथा रसायन, पांचवा चिकित्सा और छठा है अर्थशास्त्र। और एक वर्ष में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही यह अवार्ड दिया जा सकता है। इसके अलावा शांति का नोबेल अवार्ड दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इसके अलावा बाकी सभी दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अब नोबेल पुरस्कार और भारत की बात करें तो दरअसल अभी तक 10 भारतीय इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ये कौन से हैं? तो पहले थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि साल 1913 में साहित्य के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया था। अगले थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें कि साल 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। तीसरे थे हरगोविंद खुराना, इन्हें साल 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र के लिए दिया गया। चौथी थी मदर टेरेसा, इन्हें शांति के लिए साल 1979 में दिया गया। पांचवें थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें साल 1983 में भौतिकी के लिए दिया गया। छठे थे अमर्त्य सेन, इन्हें साल 1998 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। सातवें थे वीएस नायपॉल, इन्हें साल 2001 में साहित्य के लिए दिया गया। आठवें थे वेंकटरमण रामकृष्ण, इन्हें साल 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया। 9वें थे कैलाश सत्यार्थी, इन्हें साल 2014 में शांति के लिए दिया गया। 10वें थे अभिजीत बनर्जी, जिन्हें कि साल 2019 में अर्थशास्त्र के लिए यह सम्मान दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, अपनी वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की जाएगी? तो टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली ताइवान द्वारा विकसित की जाएगी, जो कि एक बहुस्तरीय रक्षा पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य है ताइवानी सशस्त्र बलों की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देना। अब ताइवान तो दरअसल यह एशियाई देश है। इसकी राजधानी है ताइपे, यहाँ की मुद्रा है नया ताइवान डॉलर और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं ले चिंग टे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताइवान। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 11 अक्टूबर। अगला सवाल था, हाल ही में पीएम सेतु योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, बिहार। अगला सवाल था, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल था, इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, रसिया। अगला सवाल था, हाल ही में धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और साथ ही किसके बीच समझौते हुए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, पंजाब। अगला सवाल था, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफल आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, पलाऊ। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश द्वारा गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, चाइना। अगला सवाल था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, गोवा। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, शेरी सिंह।